हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड संदीप वेलकम टू सी सर्कल। तो आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 19 है, ये विजन आईएएस 2021 का ये टेस्ट नंबर 19 है। ये भी साइंस एंड टेक का है, मतलब साइंस एंड टेक, और इसमें जो है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, तो इसमें जो इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक के सारे के क्वेश्चन इसी में बना दिए गए हैं। ठीक है, इन मतलब जो दोनों टेस्ट हुए हैं इसी में मिला के सारे टेस्ट हैं, क्योंकि ये सब पूरा देखो जो इन्वायरमेंट का रहता है ये ज़्यादा से ज़्यादा करंट का पार्ट रहता है, तो इसीलिए इसमें सारे ये क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए गए हैं। ठीक है, तो ये 19 नंबर टेस्ट है हमारा आज का, और इसमें इससे पहले हम लोगों ने 18 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं और वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे के सारे टेस्ट सीरीज। ठीक है, जो विजन के हैं। तो चलते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, सॉरी। तो फर्स्ट में कहा गया है कि भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही इसमें स्टेटमेंट है। ठीक है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट है कि ये नियम केवल नगर पालिका क्षेत्रों और शहरी संकुलों पर लागू होते हैं। ठीक है, सेकेंड बी है कि नए नियमों के अनुसार भूमि भराव स्थल नदी से 5 किलोमीटर दूर होगा। और सी है कि अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों को अपशिष्ट संग्राहक को उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसका निर्धारण स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और डी ऑप्शन है हमारा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ठोस प्रबंधन अपशिष्ट योजना को समय सीमा और इसके कार्यान्वयन के साथ तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका देखो सी ऑप्शन सही है, क्योंकि जो इसमें जो ये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 बनाए गए हैं। ठीक है, ये पहले 2000 था ये, मतलब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम जो नियमावली थी ये 2000 की थी, इसको 2016 नियम बनाया गया है इसमें संशोधन करके। ठीक है, तो इसमें ये मतलब क्लॉज जोड़े गए हैं जिसमें अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले अपशिष्ट संग्राहक को उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करना होगा, और जिनका निर्धारण जो स्थानीय निकाय होंगे। ठीक है, यानी म्यूनसिपालिटी हैं या फिर तुम्हारी जो ये ग्राम पंचायत हैं। ठीक है, ये इनको मतलब इनका निर्धारण करेंगी कि कितना ये मतलब शुल्क होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ जो ये लैंड फिलिंग का जो बताया गया है, तो ये नदी से देखो 100 किलोमीटर दूर होना चाहिए। ठीक है, लैंड फिलिंग का जो एरिया होता है, और ये जो तालाब होते हैं इनसे आपको 200 किलोमीटर दूर होना चाहिए। और जैसे जो पानी का रिसोर्सेस है, जैसे कि कुआं हो गया या जहाँ से हम पानी पीने वाला पानी यूज करते हैं, तो इसके लिए ये 500 किलोमीटर होता है। ठीक है, 500 मीटर की दूरी होनी चाहिए। और जो ये एयरपोर्ट या एयरवेज होते हैं, ठीक है, इससे 20 मीटर की दूरी होनी चाहिए। वहीं हम ये जो अपशिष्ट प्रबंधन निपटान के लिए लैंड फिलिंग का काम कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड। तो इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी एनबीए के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत स्थापित किया गया सांविधिक स्वायत्त निकाय है। ठीक है, और सेकंड है कि जो एनबीए भारतीय और गैर भारतीयों को भारत में जैव संसाधनों और संबंधित ज्ञान तक पहुंच को नियंत्रित करता है। तो इसमें देखो गैर भारतीयों को ये नियंत्रित करता है, ना कि भारतीयों को। ठीक है, भारतीय वहाँ मतलब जो अनिवार्य हैं, तो वो अनिवार्य जो काम है वो कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो गैर भारतीयों को इसके लिए सॉरी ये मतलब भारतीय और गैर भारतीय जो मतलब भारतीय और जो गैर भारतीय हैं यानी जो विदेशी भी हैं उनको भी रेगुलेट करता है ये। ठीक है, जो ये नेशनल जैव विविधता जो प्राधिकरण बनाया गया है, ठीक है, इसी के बारे में बात की जा रही है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। और ये जो जैव विविधता एक्ट आया था 2002, उसी के अंतर्गत ये जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण बनाया गया था 2003 में। ठीक है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा थर्ड स्टेटमेंट। तो इसमें कहा गया कि भारत में अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि भारत में उत्पन्न रेडियोधर्मी अपशिष्टों का निपटान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत घोषित नियमों का पालन करते हुए किया जाता है। ठीक है, और सेकेंड है कि विस्तारित विनिर्माता उत्तरदायित्व का प्रावधान ई अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और प्लास्टिक
अपशिष्ट प्रबंधन नियमों द्वारा सम्मिलित है। और थर्ड है कि जैव विविधता अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार जैव विविधता अपशिष्ट का रंग और जो जैव विविधता जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट का 4 रंग की कूट वाली अपशिष्ट श्रेणियों में पृथक्करण का अनिवार्य है। ठीक है, तो इनका जो कहा गया है, तो देखो इस थर्ड वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि इसमें क्या था, जो 2000 वाला ये नियम था, ठीक है, उसमें ये संशोधन किया गया। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें पहले जो 10 कैटेगरी वाले रंगों का इस्तेमाल किया जाता था, उसको मतलब अलग किया जाता था, जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट था, लेकिन उसके बाद ये 4 रंगों वाले इसमें कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये सुधार किया गया था। और सेकेंड भी सही है, क्योंकि विस्तारित विनिर्माता उत्तरदायित्व का प्रावधान ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम दोनों में सम्मिलित है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि इसमें जो कहा गया है कि यह भारत में उत्पन्न रेडियोधर्मी अपशिष्टों का निपटान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत घोषित नियमों का पालन करते हुए, तो नहीं, ये 1986 का एक्ट नहीं था, ये आपको परमाणु ऊर्जा एक्ट आया था 1962 का। ठीक है, 1962 का आया था, उसी के अंतर्गत ये मतलब रेडियोधर्मी अपशिष्टों का निपटान पर्यावरण निपटान करने के लिए जो ये नियमावली आई थी 1987 में। ठीक है, उसी के अंतर्गत इसका निपटान किया जाता है, जो रेडियोधर्मी अपशिष्ट होते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड और थर्ड सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें वो ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के बारे में बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि ये जो यह संहिता ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड द्वारा लोकार्पित की गई है, और यह जो संहिता निजी आवासीय और व्यावसायिक दोनों भवनों पर लागू होती है। तो देखो ये निजी जो आवासीय जो निजी आवास होता है, निजी आवास की इमारतें होती है, उस पर लागू नहीं होता है। ये जो व्यावसायिक इमारतें होती हैं, ठीक है, उन पे लागू होता है। ठीक है, और ये एक जो 100 वाट से ज़्यादा लोड वाली होती है, उन पे सब पे ये लागू होता है। ठीक है, 100 वाट या 100 वाट से ज़्यादा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही गलत है, क्योंकि ये जो ये ऊर्जा भवन संहिता है, ये ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड द्वारा जो है जारी नहीं की जाती है, मतलब उनके द्वारा ये मापदंड निर्धारित नहीं किए जाते हैं, ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा ये मतलब मानक लोकार्पित किए जाते हैं। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि मुख्य वन्यजीव वार्डन के पद के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यह पद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत एक सांविधिक पद है। ठीक है, सेकेंड है कि राज्य के प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के लिए नियमित एक मुख्य वन्य जीव वार्डन होता है। और थर्ड है कि यह अपने क्षेत्राधिकार में सूची 1 में शामिल पशु का शिकार करने की अनुमति दे सकता है। ठीक है, तो ये तो हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये अपने क्षेत्राधिकार जो इसका होता है, वहाँ पे ये सूची 1 में जो है, जो किसी महत्वपूर्ण जैसे औषधि बनाना है या किसी ऐसे चीज़ के लिए ये मतलब वहाँ पे दे सकता है। ठीक है, इसकी शिकार करने की अनुमति दे सकता है। और फर्स्ट वाला भी सही है, क्योंकि ये एक सांविधिक पद है, और ये जो वन्य जीव संरक्षण एक्ट है 1972 का, उसके अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है, तो ये तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये सेकेंड वाला ये गलत है, क्योंकि ये राज्य के अंतर्गत पद आता है। ठीक है, तो एक वन्य जीव शाखा का प्रमुख होता है, और उसके अंतर्गत जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं उनका ये प्रमुख होता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है सेकेंड वाला, फर्स्ट एंड थर्ड सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 6। तो इसमें कहा गया कि ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन गैसों को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मिथाइल ब्रोमाइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो देखो नाइट्रस ऑक्साइड इसमें शामिल नहीं की गई थी, जो ओजोन का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था। ठीक है, तो इसको इंक्लूड नहीं किया गया था। इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन था, मिथाइल ब्रोमाइड थी, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड थी, और इसके साथ जो हेलोन्स थे, और जो CFC था, HCFC था, और HFC था। ठीक है, तो इनको इंक्लूड किया गया था ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो प्रायः सुर्खियों में रहने वाला एथेना स्वान चार्टर का उद्देश्य है। तो ए ऑप्शन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी आबादी के विरुद्ध मानव अधिकारों के उल्लंघन को कम करना है। सेकेंड है कि
विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, गणित और चिकित्सा के क्षेत्रों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। ठीक है। और सी ऑप्शन है हमारा कि परमाणु ऊर्जा मुक्त विश्व का आह्वान करके वैश्विक शांति को बढ़ावा देना है। डी है कि बच्चों के विरुद्ध अपराधों को कम करना है। ठीक है। तो देखो इसका बी वाला ऑप्शन है, क्योंकि इसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग और मैथ और जो ये चिकित्सा के क्षेत्रों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ये मतलब एथेना स्वान आया था। इसको एथेना स्वान के नाम से जाना गया था और इसी को स्टेम भी बोला गया था। ठीक है। STE और MM। ठीक है, डबल M। तो ये साइंस एंड टेक जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसी के अंतर्गत इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये लैंगिक समानता के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है हमारा 8 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के सामान्य घटक है। ठीक है। तो एक्रोलीन है और फॉर्मेल्डिहाइड है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो इसमें से कौन कौन से ये मतलब रासायनिक जो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के सामान्य घटक हो सकते हैं इसमें। ठीक है। तो इसमें ये चारों के चारों जो इसमें शामिल है, जो ये प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा होता है। ठीक है। इसमें ये चारों घटक इसमें शामिल हैं। तो हमारा ये डी ऑप्शन सही हो गया। और इसमें जो ये प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा बनता कैसे है, तो इसमें जो नाइट्रिक ऑक्साइड और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का पराबैंगनी जो किरणें होती है उसके साथ ये मतलब क्रिया करके ये इसका निर्माण करती हैं, जिससे ये मतलब पार्टिकल्स बनते हैं। ठीक है, जो उसके घटक बनकर सामने आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 9 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि 30 मीटर टेलीस्कोप TMT के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह नासा में हब्बल स्पेस टेलीस्कोप की तुलना में उच्चतर विभेदन यानी हायर रिजोल्यूशन वाली छवियों को प्राप्त कर सकता है। ठीक है। और इसे चीन में स्थापित किया जा रहा है। तो ये गलत है, इसे चीन में स्थापित नहीं किया जा रहा है। ये जो USA का हवाई द्वीप है, ठीक है, हवाई द्वीप के मोनाकिया में इसको स्थापित किया जा रहा है। और इसमें जो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ये तो सही है, क्योंकि हब्बल टेलीस्कोप जो है, ठीक है, उसकी तुलना में ये 16 गुना हाई रिजोल्यूशन का चित्र जो है ले सकती है। ठीक है, जो स्पेस से। तो ये हमारा 16 नहीं, सॉरी 12 गुना। ठीक है, 12 गुना ये मतलब हाई रिजोल्यूशन का एक फुटेज मतलब चित्र ले सकती है, फ़ोटो ले सकती है। ठीक है। और इसमें जो ये परियोजना है किन किन देशों की, तो इसमें देखो जो इसमें शामिल हैं तो USA है, कनाडा है, चीन है, जापान है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये मतलब 6 देश इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, इन 6 देशों की ये संयुक्त परियोजना है। तो हमारा जो सही हो गया, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत हो गया इसका। ठीक है। नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यह पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। और सेकंड है कि यह केवल बंधुआ पशुओं के कल्याण की आवश्यकताओं को निर्धारित करने वाला भारत में अंतिम प्राधिकरण है। ठीक है। तो इसमें कौन सा ये स्टेटमेंट इसका सही है, तो देखो अगर इसमें बात करें तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि ये वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। ये मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। और ये मतलब एक अंतिम प्राधिकारी नहीं है। ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें कहा गया है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे भारतीय नौसेना के सूचना प्रबंधन एवं विश्लेषण केंद्र यानी IMAC के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह समुद्री सुरक्षा सूचकांक समेकन और प्रसार के लिए नोडल केंद्र है। और यह सेकेंड है कि यह सैन्य और असैन्य दोनों प्रकार के पोतों की निगरानी करता है। और थर्ड है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन कार्य करता है। तो देखो ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन कार्य करता है, लेकिन ये जो असैन्य जो जहाज होते हैं, ठीक है, असैन्य पोत होते हैं, उनके संबंध में यह कार्य करता है, ना कि सैन्य जो पोत होते हैं। ठीक है। तो ये गलत है हमारा। और फर्स्ट वाला भी सही है स्टेटमेंट, क्योंकि समुद्री सुरक्षा सूचना समेकन और प्रसार के लिए ये नोडल एजेंसी है। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो गया 1 और 3। ठीक है। तो हमारा इसका सी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 12। तो इसमें हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना के बारे में बताना है हमको। ठीक है।
तो इसमें भारत में समर्पित माल भाड़ा गलियारा में विद्युतीकरण को, ठीक है। और बी है कि केवल हरित ऊर्जा का उपयोग करके औद्योगिक गलियारों के विकास को है। और सी है कि पारंपरिक पावर ग्रिड के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के तुल्यकालन को, ठीक है। और डी है कि व्यर्थ भूमि यानी वेस्ट लैंड पर हरित ऊर्जा ईंधन की खेती के लिए गलियारों को है, ठीक है। तो इसका देखो अगर बात करें जो ये हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना है, तो इसका देखो सी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये पारंपरिक पावर ग्रिड के साथ नवीकरणीय विद्युत के तुल्यकालन को प्रदर्शित करता है। क्योंकि इसका काम क्या करना है कि मतलब जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसके संबंध में एक ग्रिड बनाना है, ठीक है। तो उसी के संबंध में है, तो जिससे कि ऊर्जा का जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाए जो नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है। और उसके माध्यम से सबको सप्लाई भी की जाए, ठीक है। इसलिए ये मतलब हरित ऊर्जा गलियारा का इस्तेमाल किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो है इस्तेमाल हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट है 13। तो इसमें कहा गया है कि ताम्र धातुमल निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकती है। तो फर्स्ट है कि कांच का उत्पादन करने के लिए, सेकंड है कि कठोर सतहों को चमकाने और साफ करने के लिए, और थर्ड है कि घर की छतों का निर्माण करने के लिए, ठीक है। तो इसमें कौन सा ये ताम्र धातुमल का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। तो देखो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि कांच का उत्पादन करने के लिए, कठोर सतहों को चमकाने और साफ करने के लिए, और घर की छतों का निर्माण करने के लिए, सभी में ये मतलब जो कॉपर स्लेज होता है, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 14। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से फ्लाई ऐश के लाभ हैं। तो फ्लाई ऐश क्या होता है। फ्लाई ऐश जो होता है, जैसे जो ये पावर होते हैं, पावर संयंत्र होते हैं, ठीक है, जो तापीय संयंत्र होते हैं, वहाँ से क्या होता है जो कोयला को जो ईंधन के रूप में वहाँ इस्तेमाल किया जाता है, और जब कोयला जल जाता है तो उससे जो राख बची होती है उसी को फ्लाई ऐश के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है। तो यह है कि मतलब फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, यह मृदा अनुकूलन के रूप में कार्य करता है और मृदा की जल धारण क्षमता में सुधार लाता है। सेकेंड है कि इसका उपयोग मजबूत और अधिक टिकाऊ कंक्रीट बनाने के लिए किया जाता है। थर्ड है इसका उपयोग पेयजल शोधन के उपयुक्त अवशोषकों के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इसके बारे में जो फ्लाई ऐश है इसका तीनों चीज़ों में प्रयोग किया जा सकता है। कंक्रीट भी बना सकते हैं, जो मृदा की जलधारण क्षमता भी बढ़ाता है ये, और अब जो पेयजल जो शोधन होता है उसमें उपयुक्त जो अवशोषक का काम भी करता है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा 15। तो इसमें राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में बताना है कि किन कानूनों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने में सक्षम है ये जो ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, ठीक है। इसी के बारे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में बात की जा रही है। तो फर्स्ट है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, जैव विविधता अधिनियम 2002 और वन अधिकार अधिनियम 2006। तो देखो अगर बात करें इसमें जो राष्ट्रीय ग्रीन जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, तो इसमें देखो वन अधिकार नियम 2006 को नहीं शामिल किया गया है, और ना ही आपका जो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 शामिल है, ठीक है। तो ये दोनों गलत हैं। और लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 और जैव विविधता अधिनियम 2002 तो शामिल है ही। इसके साथ साथ जो वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 का है उसे भी इसमें शामिल कर लिया गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो जैसे जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण एक्ट 1974 का है उसमें भी ये मतलब उन मामले की भी सुनवाई करने में ये सक्षम है। उसके साथ साथ वन संरक्षण एक्ट जो 1980 का है उसमें भी ये मतलब शामिल है। और इसके साथ साथ जो पर्यावरण एक्ट 1986 का है उसका भी ये मतलब इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। उन पे ये सुनवाई कर सकता है, लेकिन इन दोनों को बाहर रखा गया है, ठीक है। तो हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट इसका सही है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 16। तो इसमें मारपोल अभिसमय के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें जहाज़ों से होने वाले प्रदूषण को रोकने और उसे न्यून करने के लक्ष्य से संबंधित विनियम सम्मिलित हैं, ठीक है। और सेकंड है कि यह अभिसमय जहाज़ों से होने वाले वायु उत्सर्जन से भी संबंधित है, और भारत मारपोल कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, ठीक है। तो अगर इसमें बात करें तो मारपोल के बारे में, तो देखो ये भारत जो है इसका हस्ताक्षर करता है, तो ये हमारा गलत हो गया। और देखो अगर जो हम ये वाला गलत कर देते हैं थर्ड स्टेटमेंट, तो हमारा देखो ये वाला कट गया और ये 2 ऑप्शन तो हमारे कट गए, ठीक है। अब बचा सेकेंड और फर्स्ट।
तो इसमें ये तो हमारा सही है, क्योंकि जहाज़ों के बारे में बात करते हैं तो अगर इसके बारे में बात की जा रही है तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम एलिमिनेट करके भी ऑप्शन को लगा सकते हैं। ठीक है, बीच बीच में मैं डिस्कस करता रहूँगा ऐसे एलिमिनेशन प्रोसेस का। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ जब मतलब जो फुल टेस्ट आएंगे विजन के, ठीक है, उसमें मैं एलिमिनेशन मेथड को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करूँगा और हर क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में मैं एलिमिनेट करके क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करूँगा, ताकि अगर आपको नहीं भी आता है तब भी आप क्वेश्चन को टैकल कर पाएँ। ठीक है, उसको करने की एक ट्रिक बताऊँगा मैं आप लोगों को। ठीक है, तो अभी जब तक ये हमारे सेक्शनल चल रहे हैं तो इसमें मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें चीज़ें डिस्कस कर लूँ ताकि आप लोग भी उसमें कंफर्टेबल फील करें। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसमें एलिमिनेटेड मेथड को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 17। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने कर्नाटक के समुद्री तट के किनारे नेक्टिल्यूका सेंटिलेंस देखा गया है। ठीक है, तो ल्यूका सेंटिलेंस क्या है, तो इसके बारे में हमको बताना है। तो फर्स्ट है कि ये कछुए के अंडे का वह समूह है जिसका महासागर के जल में अपने आप सामूहिक निधन होता है। ठीक है, और नेक्स्ट बी है हमारा कि यह मृत प्रवाल भित्ति का तैरता हुआ वह भाग है जो समय के साथ विरंजित हो गया है। ठीक है, और थर्ड है कि यह घूर्णन या घूर्णी कसाब की समुद्री या घूर्णी कसाब यानी डिनोफ्लैग सॉरी सॉरी यह घूर्णी कसाब की समुद्र में पाई जाने वाली मुक्त जीवी प्रजाति है जो विक्षुब्ध होने पर जीव संदीप्त का प्रदर्शन करती है। और डी ऑप्शन है कि यह एक प्रकार का शैवाल है जिसका जैव डीजल के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखो अगर ये जो नेक्टिल्यूका सेंटिलेंस की बात करें तो ये देखो सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि यह एक घूर्णी कसाब है। कसाब की जो समुद्र में पाई जाने वाली मुक्त जीवी प्रजाति है जो विक्षुब्ध होने पर जीव संदीप्त का प्रकाश प्रदर्शन करती है। ये अभी बहुत ज़्यादा न्यूज में था। तो उसमें क्या होता है कि जो ये तटीय क्षेत्र होता है इनका नीला नीला या मतलब कलरफुल दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो उसी के बारे में ये बात की जा रही थी। तो कर्नाटक और महाराष्ट्र वाला जो ये तटीय क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें देखी जाती हैं बहुत ही फ्रिक्वेंटली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 18। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किसे आयनकारी विकिरण माना जाता है। तो फर्स्ट है कि एक्सरे किरणें है, गामा किरणें है, अवरक्त विकिरण है और माइक्रोवेव है। ठीक है, तो अगर इसमें जो आयनकारी विकिरण की बात करें तो देखो इसमें जो एक्सरे हैं और गामा किरणें हैं ये तो आयनकारी हैं, लेकिन जो ये आयनकारी जो है गैर आयनकारी हैं ये अवरक्त किरणें हैं, माइक्रोवेव हैं। तो ये ये गैर आयनकारी विकिरण होते हैं, मतलब कोई आवेश नहीं होता इन पे। लेकिन एक्सरे और गामा किरणें हो गई, अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, तो इन पे ये मतलब ये रेडियोधर्मी मतलब किरणें होती हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें कहा गया है कि भारत के जो परिसंकटीय और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन और समीपी परिसंचालन 2016 के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से अपशिष्ट आयात के लिए निषिद्ध है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि अपशिष्ट खाद्य वसा और वनस्पति या पशु से प्राप्त होने वाले तेल हैं, और ये घरेलू अपशिष्ट हैं, और गंभीर देखभाल और चिकित्सा उपकरण इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें मतलब क्या क्या शामिल है ये बताना है हमको बेसिकली। ठीक है, तो इसमें देखो ये तीनों जो उपकरण है ये शामिल हैं, क्योंकि जो ये अपशिष्ट का जो नियम प्रबंधन आया था 2016 का, तो इसी के संबंध में जो प्रबंधन और सीमा पारी संचालन की बात की जा रही। तो इन तीनों यानी घरेलू अपशिष्ट हो गया, गंभीर देखभाल चिकित्सा उपकरण हो गया, और अपशिष्ट खाद्य वसा और वनस्पति या पशु से प्राप्त होने वाले तेल हैं। ठीक है, तो इन तीनों को इंक्लूड किया गया है इसमें, उनका आप जो है मतलब निर्यात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सीमा पार। इसमें कहा गया है कि मेथेनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो फर्स्ट है कि यह कार्यक्रम नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था। सेकेंड है कि मेथेनॉल उच्च कार्बन और हाइड्रोजन वाहन ईंधन है, और मेथेनॉल का उत्पादन उच्च राख वाले कोयले और ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाले CO2 से किया जाता है। तो देखो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि ये जो मेथेनॉल का उत्पादन जो किया जाता है उच्च राख वाले कोयले और जो ये मतलब ताप विद्युत संयंत्र से निकलने वाले कोयले से किया जाता है। इसके साथ साथ जो ये मतलब एग्रीकल्चर अपशिष्ट होता है इससे भी इसका मतलब निकाला जाता है। ठीक है,
तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही है। और सेकेंड में जो कहा गया है तो ये देखो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि मेथनॉल उच्च कार्बन नहीं है, ये मतलब निम्न अल्प कार्बन और हाइड्रोजन वाहक ईंधन होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। और फर्स्ट वाला जो कहा गया है तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम चलाया गया है ये नीति आयोग द्वारा चलाया गया है, ना कि नवीकरणीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। तो हमारा सही है केवल बी ऑप्शन सही है, केवल थर्ड स्टेटमेंट ही हमारा सही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है 21। तो इसमें कहा गया है कि यह मृदा उपचार की वह तकनीकी है जिसमें कांच जैसा ठोस बनाने के लिए मृदा को पिघलाना और पुनः जमाना सम्मिलित है। ठीक है, जिसमें अकार्बनिक संदूषक फंस जाते हैं और इस प्रकार उन्हें परिवेश से अलग किया जाता है। ठीक है, तो इसके किस प्रक्रिया के बारे में ये बात की जा रही है? तो फर्स्ट है कि निछालन है, इलेक्ट्रो रिक्लेमेशन है, और विट्रीफिकेशन है, और माइक्रो रिमेडिएशन है। ठीक है, तो इसका देखो सी ऑप्शन सही है, ये विट्रीफिकेशन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है 22। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन पदार्थों द्वारा जैव आवर्धन हो सकता है? ठीक है, तो पारा है, डीडीटी है, और सल्फर युक्त जो आज कुछ सिस्टम चल नहीं रहा है यार, पेन वेन हमारा कुछ गड़बड़ कर रहा है आज, कभी कभी हो जाता है यार, करने लगता है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है, और ये फोर्थ है हमारा क्लोरीनेटेड बाईफिनाइल। ठीक है, तो इसके बारे में बात करना है। तो देखो जो सल्फर ऑक्साइड होती है SO2, ठीक है, ये तो इसमें शामिल नहीं होती, लेकिन पारा है, DDT है, और जो पॉलीक्लोरीनेटेड बाईफिनाइल होती है, ठीक है, इन तीनों को शामिल किया गया है। जैव आवर्धन इससे हो सकता है। जैव आवर्धन का मतलब होता है कि एक खाद्य श्रृंखला से दूसरी खाद्य श्रृंखला में जो ये रासायनिक पदार्थ होते हैं इनका पहुंचना ही है। ठीक है, बेसिकली अगर इस बेसिकली बात करें तो इसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो हमारा 1, 2 और 4, तो 1, 2, 4 तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है यार, थोड़ा रुको, थोड़ा हमें लग रहा है आज कुछ गड़बड़ चल रहा है हमारा पेन। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज। तो नेक्स्ट है 23। तो इसमें कहा गया है कि भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन मापदंडों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। ठीक है, सेकेंड है कि यह सभी विकासात्मक परियोजनाओं के लिए संबंधित राज्य स्तरीय विशेष मूल्यांकन समिति के पूर्व अन्वीक्षण की आवश्यकता होती है। और थर्ड है कि इन नियमों के अंतर्गत सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रभावित क्षेत्र की कम से कम 10% आबादी के लिए लिखित सहमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये देखो गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं होता है कि उसमें 10% हो या 20% हो। ठीक है, ये कई चरणों में प्रक्रिया पूरी होती है, और इसमें जो है उस क्षेत्र की जो जन भागीदारी व्यापक स्तर पर होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए कोई पैरामीटर नहीं है 10% है या 20% होती है। ठीक है, और ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट ये भी गलत है, क्योंकि इसमें क्या होता है, दो श्रेणी इसमें होती हैं जो विकासात्मक परियोजनाएं होती हैं, एक श्रेणी ए होती है, एक बी होती है। तो बी श्रेणी की जो विकासात्मक परियोजनाएं होती हैं वो राज्य स्तर की जो विशेष मूल्यांकन समिति होती है, ठीक है, वो अप्रूवल देती है। और जो सेंटर की जो एक ग्रुप में होती है, ठीक है, ए श्रेणी में, उनको जो है सेंटर के द्वारा अप्रूवल दिया जाता है एक विशेष मूल्यांकन समिति के द्वारा। ठीक है, तो ये गलत है। और फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है इसमें, ठीक है, तो ये हमारा सही है, क्योंकि इन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 24। तो इसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में टीम हेलो पहल आरंभ की है। तो ये किसके बारे में है? तो ए ऑप्शन है कोविड-19 टीकों से संबंधित गलत सूचना प्रतिकार करने से है। ठीक है, बी है कि अफ्रीकी देशों में निम्न स्तरीय स्वच्छता की समस्या का समाधान करने से है। और सी है कि महामारी के दौरान डिजिटल शिक्षा में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने से है। और डी है कि हमारा परमाणु हथियारों के उन्मूलन से संबंधित जागरूकता फैलाने से है। ठीक है, तो इसका देखो ए वाला ऑप्शन है, क्योंकि जो ये टीम हेलो इसीलिए चलाया गया था क्योंकि कोविड-19 टीकों से संबंधित गलत सूचना प्रतिकार करने से है थी। ठीक है, जो ये गलत सूचना फैलाई जा रही थी उसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए थी। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा 25। तो इसमें महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण यानी ओटेक प्रणाली के बारे में किस सिद्धांत पर ये मतलब ओटेक प्रणाली है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि यह पर्यावरणीय ऊर्जा प्रदान करने के लिए समुद्री जल की गर्म सतह और गहरे समुद्र के ठंडे जल के बीच ताप में अंतर का उपयोग करती है। ठीक है, तो देखो ए ऑप्शन ही इसका सही है, क्योंकि इसका काम ही होता है जो महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण होता है, ये जो समुद्री जल की जो गर्म सतह होती है और गहरे सतह के जो ठंडे जल के बीच ये तापांतर में अंतर का उपयोग करती है। ठीक है, तो ये हमारा ए ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 26। और ये बताइएगा आप लोग कि जैसे ये 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, तो इसमें अगर क्वेश्चन वाला ही केवल मतलब जो क्वेश्चन का आंसर हो डायरेक्ट उसी को डिस्कस कर लिया करूं तो आप लोगों का टाइम बच जाएगा, थोड़ा छोटा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी टाइम बच जाएगा। तो आप लोग जैसा सजेशन दे कि अगर पूरे ऑप्शन पढूं या फिर मतलब एक ही जो सही ऑप्शन है उसी को टिक करके आगे बढ़ जाऊँ। ठीक है, तो ये सजेशन आप लोग दीजिएगा। ठीक है, जैसा भी आप लोगों को सुटेबल लगे वैसा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, वैसा हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट है 26। तो इसमें कहा गया है कि हाल ही में भारत में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित प्रगति बैठक के बारे में बताना है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों की परियोजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी एवं समीक्षा करना है। ठीक है, और यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भू स्थानिक दोनों तकनीकों का उपयोग करता है। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। और ये कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है प्रगति। ठीक है, और ये जो होता है प्रत्येक माह में जो चौथा बुधवार होता है उसको दोपहर जो 3:30 बजे इसको ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है प्रत्येक महीने में। ठीक है, नेक्स्ट है 27। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का सही वर्णन करता है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वायु गुणवत्ता के निम्नीकरण को रोकने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों को संदर्भित करता है। ठीक है, तो जो बात की जा रही है इसमें तो हमारा ए ऑप्शन सही है, क्योंकि यह राष्ट्रीय राजधानी वाला जो क्षेत्र है वहाँ की जो वायु गुणवत्ता बहुत ज़्यादा मतलब पोल्यूटेड हो गई थी, उसी को कम करने के लिए जो वहाँ के हाई कोर्ट ने इनको दिल्ली सरकार को गाइडलाइन दी थी, उसी के संबंध में ये मतलब पर्यावरण के प्रदूषण को कम करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 28। तो इसमें कहा गया कि भारत में यूएनडीपी की समुद्री कछुआ परियोजना के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य ओलिव रिडले टर्टल कछुओं का संरक्षण करना है। ठीक है, और सेकेंड है कि इसका कार्यान्वयन भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड द्वारा किया जाता है। और थर्ड है कि यह परियोजना भारत के सभी तटीय राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। तो ये सही बात है, ये सभी तटीय जो राज्य हैं उसमें कार्यान्वित की जा रही है। ठीक है, और जो इसके लिए जो ये कहा जा रहा है कि जो भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के द्वारा इसको किया जा रहा है, तो नहीं, ये की जा रही है जो ये भारतीय वन्य जीव संरक्षण भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है देहरादून का। ठीक है, उसके द्वारा इसी ये मतलब उसकी नोडल एजेंसी है जिसको ये मतलब कार्यान्वित कर रही है। ठीक है, और ये केवल इसमें जो ये ओलिव रिडले कछुआ ही सम्मिलित नहीं है, इसमें आपको देखने को मिलेंगे जो ओलिव रिडले टर्टल है, ग्रीन रिडले टर्टल है। ठीक है, ग्रीन है, और हॉक्सबिल टर्टल हैं, लॉन्ग हेड टर्टल हैं, और ये लेदर बैक जो टर्टल हैं, इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, और ये परियोजना चलाई गई थी 1999 में। ठीक है, तो इस बार कछुओं का प्रजनन बहुत ज़्यादा हुआ था, तो ये न्यूज़ में था, तो इसके संबंध में ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, केवल थर्ड स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है हमारा 29। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि तो फर्स्ट है कि अस्थायी रूप से जल भंडारण के लिए उपयोग की जाने वाली कृत्रिम बांध झील है। ठीक है, सेकेंड है कि अधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक खारे जल की झील और पहाड़ी ढलानों से होकर प्रवाहित होने वाली ताजे जो ताजे जल की सरिता। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है भारत द्वारा हस्ताक्षरित जो भारत ने हस्ताक्षर किया है रामसर कन्वेंशन को। ठीक है, तो उसी के बारे में आर्द्र भूमि के रूप में परिभाषित किए गए हैं। तो ये तीनों के तीनों मापदंड जो आर्द्र भूमि के रूप में जो रामसर कन्वेंशन के द्वारा दिए गए हैं तो उनको प्रयोग किया जाता है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, और मैं आप लोगों से क्वेश्चन का आंसर पूछता हूँ, आप लोग बताते नहीं हैं। ठीक है, ये बहुत मतलब शर्म
सार कर देने वाली बात है। ठीक है यार, इतने सरल सरल तो क्वेश्चन पूछते हैं, कक्षा 1-2 के बच्चे भी आंसर उसका दे देंगे, और आप लोग बताओ आंसर नहीं देते हैं। ठीक है, इसका मैंने पूछा था कि कहाँ, मतलब किस शहर में ये रामसर कन्वेंशन साइट है। ठीक है, जो ये मतलब कन्वेंशन है ये किस शहर के नाम पर है। ठीक है, तो ये इराक का रामसर शहर है। ठीक है, उसी के नाम पर ये है, और 1971 में इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा 30 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि प्राथमिक घटक ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड और पर पैरा ऑक्सी सेटिल पैरा यानी पेन होता है, जो मतलब पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बारे में बात की जा रही है। सेकंड है कि यह उष्ण और आर्द्र साफ धूपमयी जलवायु में होता है। और थर्ड है कि यह जो पाइनस, जूनिपेरस और केरकस जैसे पौधों का निर्माण जो जैसे पौधे इसका जो निर्माण रोकने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि पाइनस जो पौधा होता है, जूनिपेरस है, और ये केरकस है जो, ठीक है, तो ये पौधा क्या करता है कि ये जो रासायनिक धूम्र कोहरा होता है इसको बनने से रोकता है। ठीक है, और ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसके लिए उष्ण और जो ये आर्द्र नहीं, शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ना कि आर्द्र, तो ये गलत है। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। तो इसमें कहा गया है कि हाल ही में आरंभ किए गए खाद्य गठबंधन के बारे में बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि यह खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा आरंभ किया गया है। सेकेंड है कि यह खाद्य तक पहुंच के संदर्भ में कोविड-19 की अनुक्रिया में एकीकृत वैश्विक कार्रवाई के लिए संजालों को संजाल है। ठीक है, मतलब संजालों का संजाल है, एक मतलब श्रृंखला है, चैन है। ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो जो FAO के बारे में खाद्य गठबंधन की बात की जा रही है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। ठीक है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, जो कोविड-19 चल रहा था उसके समय ये मतलब समझौते किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा माइक्रोबीट्स के बारे में बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि माइक्रोबीट्स 5 मिलीमीटर के आकार से कम निर्मित प्लास्टिक कण है। ठीक है, और सेकेंड है कि माइक्रोबीट्स आसानी से जल में घुल जाते हैं और इसमें विषाक्त पदार्थों का अधिशोषण करने की क्षमता और समुद्री खाद्य श्रृंखला में पहुंच जाने की संभाव्यता होती है। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, तो जो ये माइक्रोबीट्स होते हैं, तो ये 5 मिमी से कम के आकार के होते हैं। माइक्रोबीट्स होते क्या हैं, इसके बारे में अगर बात करें तो ये जो प्लास्टिक के ये मतलब सूक्ष्म कण होते हैं। ठीक है, उन्हीं को माइक्रोबीट्स कहते हैं, और ये पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। और ये जो थर्ड वाला है ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें विषाक्त पदार्थों को अवशोषण करने की क्षमता और समुद्री खाद्य श्रृंखला में पहुंच जाने की संभाव्यता होती है। ठीक है, तो ये 1 और 3 स्टेटमेंट इसका सही है, सेकेंड वाला हमारा गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 33। तो इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार ने क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण और सुधार के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वच्छता विकास तंत्र प्राधिकरण का गठन किया है। इस प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, तो ये पर्यावरण वन सचिव होता है। ठीक है, सेकंड है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, प्रधानमंत्री या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष है। ठीक है, तो इसका देखो ए वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जो ये बोर्ड होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये वहाँ का जो पर्यावरण और वन सचिव होता है, ठीक है, वही होता है ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब कुछ एक्सेप्शन हैं, उनको छोड़ दिया जाए। तो अगर आप लोगों को जैसे मतलब क्वेश्चन का आंसर टिक ही करना है कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, ये देखो मैं लास्ट ऑप्शन बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि क्या होता है, कौन होगा, क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा, क्या होगा, तो इसके लिए अगर कोई बोर्ड बनाया जा रहा है, ठीक है, अगर कोई बोर्ड है तो उसमें ज़्यादातर पॉसिबिलिटी रहती है, लगभग 90% चांसेज रहते हैं कि वहाँ का जो उस मंत्रालय का सचिव होता है, ठीक है, वो ही उस बोर्ड का मतलब चेयरमैन होगा। ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा, जो बोर्ड या प्राधिकरण होते हैं तो उसके संबंध में ये उसका अध्यक्ष हो सकता है। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 34। तो इसमें कहा गया है कि हरित ऊर्जा अभिसरण जो परियोजना है उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि सरकारी भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना, पुराने कृषि पंपों की ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्टार रेटिंग वाले ऊर्जा कुशल पंपों की को
ऊर्जा कुशल पंपों से प्रतिस्थापित करना, और थर्ड है कि ग्रामीण घरेलू घरों में एलईडी बल्बों का वितरण। ठीक है, तो देखो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि हरित जो ऊर्जा अभिसरण परियोजना है इसका लक्ष्य ही था कि कम से कम ऊर्जा की क्षति हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूटिलाइज किया जाए, इसीलिए ये कार्यक्रम चलाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट 35, तो इसमें कहा गया है कि हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंगीकृत एरियल अंतरिक्ष मिशन के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि बाह्य ग्रहों की प्रकृति, निर्माण और उसके विकास का अध्ययन करेगा। ठीक है, और सेकेंड है कि एरियन मिशन का भाग है, भारत मतलब एरियन मिशन का भाग है। तो ये देखो गलत है, भारत इसका पार्ट नहीं है। जो एरियन मिशन है ये यूरोपीय जो संघ है, ठीक है, उसका ये मतलब ये यूरोपीय जो 17 यूरोपीय देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो 50 से अधिक संस्थान इसमें काम कर रहे हैं, जो ये मतलब 17 यूरोपीय देश हैं, और नासा भी इनके साथ इंक्लूड है, लेकिन जो इंडिया इसमें नहीं है। ठीक है, और ये जो बाह्य ग्रहों की प्रकृति, निर्माण और उसके विकास का अध्ययन करेगा, ये जो एरियन मिशन है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, लेकिन सेकेंड गलत है। नेक्स्ट है हमारा 36, तो इसमें कार्टिजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि यह आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न रूपांतरित सजीवों के आवागमन को नियंत्रित करता है। सेकेंड है कि यह प्रोटोकॉल रूपांतरित सजीवों पर जानकारी के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करने के लिए एक जैव सुरक्षा समाशोधन ग्रह की स्थापना करता है। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है। तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। जो कार्टिजोना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल था, तो ये जो दोनों बातें की जा रही हैं कि प्रौद्योगिकी से उत्पन्न रूपांतरित जीवों के आवागमन को नियंत्रित करना है, और ये जो प्रोटोकॉल रूपांतरित सजीवों की जानकारी का आदान प्रदान भी इसमें समाहित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 37, तो इसमें जो कहा गया है कि वैश्विक पर्यावरण ऊर्जा जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा के बारे में बात की जा रही है, मतलब जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, उसी के बारे में बात की जा रही है कि पर्यावरणीय अभिसमय में से किसके लिए वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो ये किसको किसको मतलब फाइनेंस प्रोवाइड कराती है, वित्त प्रोवाइड कराती है। ठीक है, मतलब पैसे देती है। तो संयुक्त राष्ट्र मरुस्थली जो रोकथाम अभिसमय है, सेकेंड है कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय है, UNCBD, और मिनीमाता पारित अभिसमय है, और स्टॉकहोम स्थायी कार्बनिक प्रदूषण अभिसमय है। तो देखो अगर बात की जाए तो ये जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज़ है, ठीक है, ये चारों को ये वित्त प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो ये हमारा जो चारों के चारों डी ऑप्शन सही हो गया इसका। ठीक है, ये मतलब वर्ल्ड बैंक के पैरेलल बॉडी काम करती है जो इन्वायरमेंट के लिए फंड प्रोवाइड कराती है। ठीक है, जो इन्वायरमेंट से संबंधित कोई प्रोग्राम चल रहे हों, उसमें से सारे नहीं लेकिन कुछ ज़्यादातर ये मतलब प्रोवाइड कराती है उनको। नेक्स्ट है 38, तो इसमें कहा गया है कि अम्ल वर्षा की घटना या प्रभाव को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट है कि विद्युत संयंत्रों के उपयोग से पूर्व कोयले को धोना, धरातली जल में चूना मिलाना, और थर्ड है कि ऊर्जा के स्रोतों के रूप में ईंधन सेल का उपयोग करना। ठीक है, तो ये देखो तीनों के तीनों जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिससे कि कोयला को अगर धोकर इस्तेमाल करेंगे तो जो सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, वो कम मात्रा में ऊपर जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब मतलब गैसें हैं जो कम मात्रा में ऊपर जाएंगी, तो जो अम्ल वर्षा नहीं होगी। जब देखो वायुमंडल में जब जो विषैली गैसें कम होंगी तो वो मतलब पानी के साथ क्रिया करके नीचे नहीं आएंगी। ठीक है, तो इसे रोका जा सकता है। तो तीनों स्टेटमेंट ये सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 39, तो इसमें कहा गया कि हानिकारक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित अभिसमय पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि बेसल अभिसमय है, रोटरडम अभिसमय है, स्टॉकहोम स्थायी कार्बनिक प्रदूषण अभिसमय है। ठीक है, तो ये हानिकारक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में हमको बताना है, और भारत इसका मतलब जो ये तीनों अभिसमय हैं, ठीक है, जो कन्वेंशन है इनमें से भारत किसका किसका हस्ताक्षर करता है, तो ये हमको बताना है। तो देखो ये बेसल कन्वेंशन का भी हस्ताक्षर करता है, रोटरडम का, और स्टॉकहोम स्थायी कार्बनिक प्रदूषण अभिसमय का। ठीक है, तो इन तीनों जो बॉडी हैं, ठीक है, इनका जो हस्ताक्षरकर्ता भारत है। ठीक है, सिग्नेटरी है। ठीक है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 40, तो इसमें कहा गया कि हाल ही में भारत सरकार ने क्लेरोडोकोन, हेक्सा क्लोरोब्यूटाडीन और पेंटाक्लोरोबेंजीन के विनिर्माण और आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये क्या है?
तो फर्स्ट है कि इसका स्टॉकहोम अभिसमय के अंतर्गत सूचीबद्ध स्थायी कार्बनिक प्रदूषण है, प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों में परिरक्षक हैं, ठीक है, और ओजोन क्षयकारी पदार्थ नियमों के अंतर्गत प्रतिबंधित प्रशीतक हैं, और उच्च कैंसर कारक क्षमता युक्त खाद्य पदार्थों को पकाने वाले अभिकर्मक हैं, ठीक है। तो इनके बारे में बताना है इसमें कौन सा ये स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। तो अगर बात की जाए तो इसमें देखो हमारा जो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि स्टॉकहोम अभिसमय के अंतर्गत सूचीबद्ध स्थायी जो कार्बनिक प्रदूषक हैं उनके रूप में इनको वर्गीकृत किया गया है और इसके आयात पर प्रतिबंध लगाया है, ठीक है, तो भारत ने। तो इसी के संबंध में ये न्यूज में थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। तो इसमें कहा गया है कि अपशिष्टों के निपटान के बारे में भस्मीकरण शब्द संदर्भित करता है। तो फर्स्ट है कि वह प्रक्रिया है जिसमें पेयजल प्राप्त करने के लिए अवसाद युक्त जल का रासायनिक प्रक्रिया से गुजरता है, ठीक है। सेकेंड है कि द्रव पदार्थों से निलंबित और कोलाइडी अशुद्धियों को अलग करने की भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है। सी है कि वह प्रक्रिया जिसमें जल की अशुद्धियों को हटाने के लिए क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर जैसे कीटनाशक मिलाए जाते हैं। और डी है कि बहुत उच्च तापमान पर अपशिष्ट जलाने की प्रक्रिया, ठीक है। तो देखो ये डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जो बहुत उच्च ताप होता है, हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है, उस पर क्या करते हैं, अपशिष्टों को जलाया जाता है, उसी को भस्मीकरण की क्रिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 42। तो इसमें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से किन उपकरणों और उप स्कोरों के अनिवार्य रूप से लेबलिंग के लिए सम्मिलित किया गया है। तो ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप हैं, रंगीन टीवी हैं, एलईडी लैंप हैं, वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव ओवन है, ठीक है। तो इसमें जो स्टार लेबलिंग की बात की जा रही है, तो इसमें देखो लेबलिंग की गई है, तो ट्यूबल फ्लोरोसेंट लैंप है, रंगीन टीवी है, एलईडी है, इनको शामिल किया गया है। ये अनिवार्य जो लेबलिंग के लिए अनिवार्य ये श्रेणी है, ठीक है, इसके अंतर्गत इनको रखा गया है। और जो मतलब स्वैच्छिक श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव, ठीक है, तो ये इनको इसमें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। मतलब इसमें दो श्रेणियाँ हैं, एक श्रेणी है जिसमें मतलब जिन विद्युत जो उपकरण हैं उनको अनिवार्य रूप से उन पर लेबलिंग करने की बात की जाती है, उस श्रेणी में रखा गया है, और एक है जिनको स्वैच्छिक श्रेणी में रखा गया है। तो उसमें ये वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, यानी जो कम ऊर्जा दक्षता वाले हैं, जो कम ऊर्जा की खपत करते हैं, उसके लिए ये मतलब स्वैच्छिक है, उस पर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा का मतलब कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, उसके लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो उन पर अनिवार्य लेबलिंग है, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 43। तो इसमें कहा गया कि भारत में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि 200 मेगावाट या इससे कम क्षमता वाले जल विद्युत संयंत्रों को लघु विद्युत परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। सेकेंड है कि कर्नाटक लघु जल विद्युत संयंत्रों से ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी है। तो देखो ये सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि लघु विद्युत ऊर्जा जो है इसके द्वारा कर्नाटक में सबसे ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन होता है। और ये जो लघु विद्युत परियोजनाएं होती हैं ये 200 मेगावाट या उससे कम की नहीं होती हैं, ये आपको 25 मेगावाट जो 25 मेगावाट या उससे जो कम की होती हैं, ठीक है, उनको इसमें शामिल किया गया है। 25 मेगावाट की जो परियोजनाएं होती उन्हें लघु जल विद्युत परियोजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन गलत हो गया, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है 44। तो इसमें राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष NAFCC के बारे में बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि NAFCC केंद्रीय क्षेत्र की वह परियोजना है, मतलब केंद्रीय क्षेत्र की वह योजना है जो राज्यों को जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए 100% अनुदान प्रदान करती है, ठीक है। सेकेंड है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NAFCC यानी राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष जो है इसके अंतर्गत अनुकूलन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन की एक मतलब संस्था है, ठीक है। तो ये गलत है, ये इसके अंतर्गत काम नहीं करती है। ये जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इसका मतलब कार्यान्वयन एजेंसी नहीं है, मतलब नोडल एजेंसी नहीं है। ये नाबार्ड के द्वारा इसको जो नोडल एजेंसी बनाया गया है, ठीक है, इसी के द्वारा इसका मतलब जो कार्यान्वयन होता है मतलब इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है।
तो हमारा इसमें स्टेटमेंट ये फर्स्ट वाला सही है, सेकेंड वाला गलत है, क्योंकि 100% अनुदान दिया जाता है, क्योंकि ये जो है सेक्टर की स्कीम है। ठीक है, एक होती है सेंटर सेक्टर स्कीम, एक होती है जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो उसमें जो है राज्य और सेंटर दोनों का मतलब जो अनुदान होता है दोनों में डिवाइड होता है, लेकिन ये जो सेंटर सेक्टर की स्कीम होती है इसमें सारा का सारा जो अनुदान होता है सेंटर देता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला ए वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है 45। तो इसमें सुपोषण की प्रक्रिया को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किन उपायों का प्रयोग किया जा सकता है। तो फर्स्ट है कि नीम लेपित यूरिया का प्रयोग, अपमार्जक में फास्फोरस का अपचयन और जल में लोहे और एल्युमिनियम के लवणों का मिलाना। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो सुपोषण की जो क्रिया है उसके उपाय मतलब जो प्रस्फुटन देखने को मिलता है जलीय क्षेत्र में, तो उसको मतलब कम किया जा सकता है इन चीज़ों का उपयोग करके। ठीक है, तो क्योंकि इसका जो है एक जो स्तर मतलब स्तरीकरण हो जाएगा और उसका जो पोषक तत्व हैं उसका धीरे धीरे जो है वहाँ के जो जीव जंतु हैं पेड़ पौधे हैं उसको धीरे धीरे कंज्यूम कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड ने अपनी स्थापना के 20 वर्ष पूरे किए हैं। इस संदर्भ में राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में कार्यरत है। ठीक है, सेकेंड है कि औषधि पादप क्षेत्र में कृषि और सर्वांगीण विकास से संबंधित कार्यक्रमों के वित्तीय सहायता प्रदान करना बोर्ड के जो मुख्य उद्देश्यों में से एक है। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो सही गलत है, क्योंकि ये आपको आयुष मंत्रालय के अंतर्गत, देखो औषधि वाला कोई भी अगर पार्ट उसमें जुड़ गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि वो आयुष मंत्रालय मतलब आयुष मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया हमारा जो स्टेटमेंट है। ठीक है, और सेकेंड वाला सही है, क्योंकि औषधि जो पादप क्षेत्र में कृषि और सर्वांगीण विकास से संबंधित कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बोर्ड के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। ठीक है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। तो इसमें कोविड-19 रोग से टीका होने वाले रोगियों के कावासाकी रोग केडी से प्रभावित होने के कुछ उदाहरण प्राप्त हुए हैं। इस संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यह पशु जन्य रोग है। ठीक है, सेकेंड है कि यह संपूर्ण शरीर में रक्त वाहिका प्रणालियों में सूजन आ जाती है। तो ये देखो सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि जो कावासाकी रोग है यानी केडी, इसमें क्या होता है कि जो रक्त वाहियाँ होती हैं सारी की सारी शरीर में, ठीक है, ये जो रक्त वाहियाँ होती हैं इनमें सूजन आ जाती है, लेकिन ये पशुजन्य रोग नहीं है, तो ये गलत है स्टेटमेंट हमारा। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 48। तो इसमें कहा गया कि भारत चरण है यानी BS जो 6 मानक के संदर्भ में बताना है। ठीक है, तो अप्रैल 2020 में BS4 उत्सर्जन मापदंड से BS6 मापदंड में अब स्थापना मतलब उसको स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, इसके बारे में और मतलब अगले चरण में इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया, और इसमें यह बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, और सेकेंड है कि BS जो 6 है इसमें निर्धारित मापदंडों तक पहुंचने के लिए डीजल कारों की तुलना में पेट्रोल कारों से होने वाले उत्सर्जन से अधिक कमी करनी है। ठीक है, और ये थर्ड वाला स्टेटमेंट है कि BS अनुपालक ईंधन में सल्फर सामग्री का स्तर शून्य है। तो ये गलत है। ये BS6 में जो है जो सल्फर सामग्री है इसका जो BS4 था उसमें लगभग 50% थी, तो इसको 50% से 10% पर लाना है। ठीक है, जो ये जो सल्फर की सामग्री है। ठीक है, और जो ये कहा गया है कि डीजल कारों के जो उत्सर्जन में जो ये BS4 के मापदंडों में डीजल कारों की तुलना में पेट्रोल कारों में होने वाले उत्सर्जन में कमी करना है, तो नहीं, डीजल कारों से में ज़्यादा मतलब कमी करनी है और पेट्रोल में कम करनी है पेट्रोल कारों में, क्योंकि डीजल कारों में ये कटौती 68% की बात की जा रही है और पेट्रोल कारों में ये 25% से ही की जा रही है। ठीक है, ये कटौती की जा रही, तो ये भी हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। और ये कहा गया कि BS4 ये मतलब अप्रैल 2020 में भारत का BS4 उत्सर्जन का मापदंड 6 में कर दिया गया, तो नहीं, BS4 तो इंडिया में लागू ही नहीं किया गया है। BS4 था, ठीक है, उसको 6 पे लागू कर दिया गया है, मतलब 5th को जंप कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। तो तीनों के तीनों गलत स्टेटमेंट है, गलत पूछे गए हैं। तो हमारा
डी ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 49। तो इसमें जैव विविधता अधिनियम 2002 सभी स्थानीय निकायों के लिए जैव विविधता प्रबंधन समितियां स्थापित करना अनिवार्य बनाता है। इस संदर्भ में बताना है कि जैव विविधता प्रबंधन समितियों के उत्तरदायित्व तो निम्नलिखित में से कौन से हैं। ठीक है, तो जैव विविधता का प्रलेखन और परिवासों का संरक्षण, किसी भी जैविक संसाधन के जैव उपयोग का अनुमोदन। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। तो देखो, जो ये किसी भी जैव संसाधन के जैव उपयोग की जो बात की जा रही है, इसका अनुमोदन करने के लिए तो राज्य जैव विविधता बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। तो ये मतलब समितियां ये काम नहीं करती हैं। ठीक है, बीएमसी ये काम नहीं करती हैं, तो ये गलत है। लेकिन ये फर्स्ट एंड सेकेंड सही है, क्योंकि परिवासों का संरक्षण, ये जैव विविधता जो प्रबंधन समितियां होती हैं, ये परिवासों का संरक्षण करती हैं, जैव विविधता का प्रलेखन करती हैं। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया कि रेड प्लस यानी निर्वनीकरण और वन्य निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन में कमी लाना है के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के पक्षकारों द्वारा विकसित तंत्र है। ठीक है, और सेकेंड है कि विकासशील देशों को परिणाम आधारित कार्यों के लिए परिणाम आधारित भुगतान प्राप्त होगा। और थर्ड है कि भारत ने UNFCCC द्वारा रेड प्लस पर किए गए निर्णयों के अनुपालन में अपनी राष्ट्रीय जो रेड प्लस रणनीति तैयार की है। तो देखो, जो ये रेड प्लस रणनीति के बारे में जो बात की जा रही है, तो जो ये तीनों स्टेटमेंट है, ठीक है, तीनों के तीनों सही हैं, क्योंकि ये UNFCCC के पक्षकारों द्वारा एक मतलब ये फ्रेमवर्क है का विकास तंत्र है। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो देशों के परिणाम आधारित कार्यों के लिए परिणाम आधारित भुगतान प्राप्त करना होगा। ठीक है, प्राप्त करना होगा, और इसके संबंध में एक जो रणनीति तैयार करनी होगी रेड प्लस के संबंध में। ठीक है, उन्हीं का अनुपालन जो ये UNFCCC रेड प्लस द्वारा निर्णय लिए गए हैं, उसी के संबंध में मतलब देशों को ये मतलब करना पड़ेगा। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट ये सही है, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही है। तो आई होप आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक वाइक भी कर दीजिए थोड़ा बहुत। ठीक है, और अगर इससे भी अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को जो पढ़ रहे हों, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी शेयर वेयर कर दीजिए। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो, अन्यथा रहने दीजिए यार, क्या करना है शेयर वेयर करके। ठीक है, आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शबा खैर, खुदा हाफिज़। ठीक है, राम राम।